नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के अंतर्गत ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा वीडियो है, जिसमें मेरे द्वारा उन सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की गई है जो किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस युग की थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी उस युग में सबसे ज़्यादा यूज कांसे का किया गया था। ठीक है, कांसे के अत्यधिक प्रयोग के कारण ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। ठीक है, तो कांसे अगर पूछा जाए आपसे ये किससे मिलकर बनता है तो तांबा और टिन। मैंने आपको एक बार बताया भी था साइंस की क्लास में कि ये जो कांता टी है, कांता टी, ये शब्द याद रखना है। ठीक है, कांता टी से है कां से है कांसा और ता से है तांबा, टी से है टिन। ठीक है, ये शॉर्ट में आप याद रखेंगे। तो कांसे की अधिक उपयोग के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे अगर इसके काल की बात पूछी जाए, तो इसको किस काल में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका इतिहास लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो इसे क्या कहा गया है? आद्य ऐतिहासिक, है ना, आद्य ऐतिहासिक। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही इसके अगर समय पूछ दिया जाए तो देखिए कई विद्वानों ने अलग अलग समय इसका बताया गया है, लेकिन आप उसको कन्फ्यूज ना हो। आप सिर्फ ये याद रखें कि रेडियो कार्बन विधि के द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा जो समय इसका बताया गया है वो आप याद रखेंगे। वो कितना है? 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है, तो आप इतना याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, आप देखेंगे कि सिंधु घाटी के सभी स्थल किसी न किसी नदी के किनारे पाए गए हैं। तो किसी न किसी नदी के किनारे पाए गए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ कृषि उन्नत थी, है ना, कृषि का उन्नत विकास हुआ था। तो कृषि यहाँ की मुख्य व्यवसाय के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर खानाबदोश थे, यानी कि घुमक्कड़ खा पी के इधर उधर घूमना और ये अपने खाना पीकर कार्य करना। दूसरा, चौथा था जनजातीय थे। तो इनमें से जो हड़प्पा के निवासी थे वो क्या थे? शहरी थे। ठीक है, कैसे? हड़प्पा की सभ्यता की जो मुख्य विशेषता आपसे कभी भी पूछी जाए तो आप बताएंगे कि ये नगर नियोजन था। क्या था? नगर नियोजन था। नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या था? यहाँ पर समकोण पर काटती हुई सड़कें थीं, नालियाँ थीं, मकान पक्के बने होते थे जिसमें सीढ़ियाँ होती थीं, स्नान गृह होते थे, प्राय उनके फर्श भी जो पक्के होते थे। तो यहाँ पर उन्नत व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन। ठीक है, तो नगर नियोजन था, इसीलिए भारत की जो प्रथम नगरीय क्रांति है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे कि ये किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे कि ये नगर नियोजन या फिर शहरी, ये इनकी मुख्य विशेषता थी। हाँ, आपसे एक और पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता क्या थी? तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये ग्रामीण थी। ठीक है, ये ग्रामीण थी और हड़प्पा सभ्यता शहरी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के घर किस से बनाए जाते थे? तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ के जो भवन थे या मकान थे वो प्राय क्या थे? पक्के थे। ठीक है, पक्के थे, और पक्के जो मकान होते हैं वो किससे बनते हैं? ईंट से बनते हैं। ठीक है, पक्के मकान थे जो किससे बने थे? ईंटों से बनाए गए थे। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही देखिए जो प्राय शब्द है इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो है वो मकान पक्के थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ही पक्के थे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसे भी हैं कि कच्चे भी थे। और आपको बताएं कि ये जो प्राय फर्श थे, फर्श भी इनके पक्के होते थे। ठीक है, फर्श भी पक्के होते थे। इनमें प्रत्येक भवन में या मकान में सीढ़ियाँ थीं। ठीक है, सीढ़ियाँ थीं, स्नान गृह था। ये प्राय आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा नहीं है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 1। अगला प्रश्न देखते हैं।
5वां प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो अगर हड़प्पा की हम बात करें तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। हड़प्पा जो है ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, तो आप ये याद रखें, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसका उत्खनन हुआ। इसकी स्थिति की बात करें तो ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है, इतना आप याद रखेंगे। लेकिन वहीं अगर इसके नदी की बात करें तो इसकी नदी जो है ये रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। तो आप याद रखेंगे कि रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। ठीक है, लेकिन और आप कौन कौन सी जो नदियां हैं जिनके किनारे मुख्य शहर स्थित थे, तो आप देखेंगे जो सिंध नदी थी, सिंध नदी यहाँ की मुख्य नदी थी, जिस नदी के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के किनारे अगर हम बात करें तो सिंधु नदी के किनारे एक था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरे बात करें तो जो सिंधु नदी के किनारे था चन्हू दड़ो था। और सिंधु के जो मुख्य शहरों की बात कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो था, चन्नू दड़ो था और कोट दीजी था। क्या था? कोट दीजी। तो आप ये याद रखेंगे। इसी प्रकार अगर आपसे और बात की जाए तो ये घग्गर नदी थी। क्या नदी का नाम है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे जो बसा हुआ था वो था कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। तो आप ये याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रंगपुर था, रंगपुर किस नदी के किनारे बसा था? रंगपुर ये मादर नदी के किनारे बसा था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा था? लोथल किस नदी के किनारे बसा था? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक भोगवा नदी है जो साबरमती नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे भोगवा बसा हुआ था। रोपड़ की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में है, रोपड़ जिला है वर्तमान का। तो ये सतलज नदी के किनारे बसा था। ठीक है, तो ये सतलज नदी के किनारे बसा था। इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं बनवाली रंगोई नदी के किनारे था, सुतकांगी डोट दास नदी के किनारे था। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखिए, पहली है खरोष्ठी, दूसरी है अज्ञात, तीसरी ब्राह्मी। तो जो खरोष्ठी है और ब्राह्मी है ये अशोक के जो शिलालेख हैं ये मिले हैं। खरोष्ठी में, ब्राह्मी में, अरेमाइक में। तो ये जो अशोक के शिलालेख मिले हैं। अज्ञात की बात करें तो अज्ञात इस प्रकार है क्योंकि ये जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि है तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? देखिए, इसमें चित्र बहुत बने हैं। ठीक है, इस लिपि में चित्र बने हुए हैं, इसलिए चित्रात्मक, इसे पढ़ा नहीं गया है, चित्रात्मक है। और इसको सिर्फ समझा जा सकता है, इसलिए क्या कहा गया है? भाव चित्रात्मक। ठीक है, इसके जो चित्र उकेरे गए हैं वो किसी न किसी को डिनोट करते हैं, तो इसलिए चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक इसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन में आपको अज्ञात भी दिया जा सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अज्ञात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसका जो विस्तार था यानी कि विस्तार में अगर हम आकार देखें तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। तो आप ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो पूछा भी जाएगा आगे। ठीक है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो देखिए, इसका जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ है आपका मांडा, ठीक है, इधर है आलमगीरपुर और इधर इसका क्या है? दैमाबाद, और इधर है आपका सुतकांगेडेर। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको मानचित्र पे बनाएं तो आप जानते होंगे कि भारत की जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इसकी स्थिति है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, इसका जो आकार है कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसका आकार है कुछ इस प्रकार है, तो आप ये याद रखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ है मांडा। क्या है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा है जम्मू कश्मीर में। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे है तो ये है चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे। वहीं अगर हम इसकी, ये सबसे क्या है? उत्तरी है, ये उत्तरी है, यहाँ दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। तो आप ये याद रखेंगे। तो इसका जो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा जम्मू कश्मीर में। इसके सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो इसका जो सबसे पूर्वी स्थल है वो है पूर्वी जो स्थल है वो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आलमगीरपुर यूपी में, ये मेरठ में पड़ता है, मेरठ जिले में। तो आलमगीरपुर यूपी में, ये नदी की अगर आपसे पूछा जाए तो है हिंडन नदी, ठीक है। अगर हम इसके सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। महाराष्ट्र में दैमाबाद है एक स्थल का नाम। ये अहमदनगर में है। अहमदनगर एक जिला है, आपसे कई बार जिला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अहमदनगर जिले में है महाराष्ट्र में। अगर वहीं हम इससे बात करें कि ये नदी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो नदी है वो है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी, आप कन्फ्यूज ना हो, आपको ऑप्शन में गोदावरी भी मिलेगा। देखिए, प्रवरा जो नदी है वो बहुत छोटी नदी है, वो गोदावरी की सहायक नदी है। मुख्यतः ये प्रवरा नदी के किनारे ही है, लेकिन अधिकतर किताबों में आपको गोदावरी नदी मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज ना हो। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सूतकांगे की बात करें तो ये सबसे पश्चिमी स्थल है। सूतकांगे सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल है। अगर हम इस स्थल की बात करें, इस स्थल की बात करें तो ये है बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। तो आप इतना याद रखेंगे। हाँ, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, वर्ग किलोमीटर था। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि इसके स्थल अभी भी खोजे जाते रहे हैं, इसलिए इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है ये आप समझ गए होंगे, मांडा जम्मू कश्मीर का स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बृहत स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बृहत स्नानागार, अन्नागार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1922 में होती है। इसकी खोज करने वाले थे राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, ठीक है। इसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो ये इसकी जो स्थिति है वो है लरकाना जिला, लरकाना जिला पाकिस्तान में है, लरकाना जिला, ठीक है। तो लरकाना जिला है पाकिस्तान में जहाँ ये स्थित था। तो आप इतना याद रखेंगे, सिंध प्रांत में पड़ता था। नदी की हम बात कर ही चुके हैं थोड़ी देर पहले, ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। अगर यहाँ से साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ जो साक्ष्य मिले थे वो अन्नागार मिला है। अन्नागार संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है। बृहत स्नानागार मिला है, तो आप ये भी याद रखेंगे, बृहत स्नानागार मिला है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। इसका धार्मिक महत्व काफ़ी रहा होगा। अगर हम मोहनजोदड़ो की और क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है इसका सिंधी भाषा का अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो इसलिए इसे मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, लेकिन उससे पहले इन थोड़े से ऑप्शंस पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम लोथल की बात करें तो इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। इसकी खोज हुई कब थी? तो इसकी खोज हुई थी 1955 में, ठीक है। लेकिन ये स्थिति इसकी कहाँ पर है? तो ये गुजरात का अहमदाबाद जिला है, तो आप ये याद रखेंगे, अहमदाबाद जिले में स्थित था। अगर नदी की बात करें तो जो ये है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये वास्तव में लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, तो ये गोदीबाड़ा है। आप ये भी याद रखेंगे। मणिके बनाने का कारखाना मिला है, मणिके बनाने का कारखाना मिला है। चन्नूदड़ो में भी मिला है मणिके बनाने का कारखाना, तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही युगम समाधियाँ मिली हैं, युगम समाधियाँ मिली हैं। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम अगले हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की बात हम कई बार कर चुके हैं, फिर भी हड़प्पा जो है इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो आपको याद होगा 1921 में की थी, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ पर है? मैंने बता दिया था, मोंटगोमरी में है। मोंटगोमरी जिला है, जिसे साहिवाल जिला भी बोलते हैं। ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के। नदी की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। इस शहर ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा प्रथम स्थल था, जो इस सभ्यता का प्रथम स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा की जो खोज है वो की थी बीबी लाल एवं बी के थापर ने। कब? 1953 में। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला है। तो आप ये याद रखेंगे किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है,
तो आप ये भी याद रखेंगे। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से जो है अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं या अग्नि कुंड कह लीजिए, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग यहाँ से मिला है। कालीबंगा के अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ियाँ, तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध प्राप्त जो नर्तक कन्या की प्रतिमा थी उसे वापस करने के लिए कहा है, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है ये 2014 में 10+2 में पूछा गया था, क्योंकि ये उस समय करंट से जुड़ा हुआ था। हालांकि इस प्रश्न को आगे भी आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो ये प्रश्न जरूर बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ रखा गया है। तो ये ऐसा किस देश ने किया है? ऐसा किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि ये जो स्थल था मोहनजोदड़ो, यहाँ से एक नर्तक कन्या की मूर्ति मिली थी, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो ये सिंध सरकार ने इसे लौटाने के लिए 1946 में ही भारत सरकार के अधीन करने की बात कही गई थी। हालांकि ये बहुत बाद में आकर के ऐसा हो पाया। तो आजकल ये जो है दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है, दिल्ली संग्रहालय में इसे रखा गया है, तो आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, घुमा के पूछा गया है आपसे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कृषि है। क्योंकि कृषि क्यों हुई थी? क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं। तो जो नदियों के पानी से इन्होंने कृषि का काफ़ी विकास किया, कृषि से धीरे धीरे व्यापार का विकास हुआ, व्यापार से धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। तो इस प्रकार इस सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत कृषि थी, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अब हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, फैक्ट अच्छे लगें, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नमस्कार।